पढ़ाई हब में आज हम अपना इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा था रिफॉर्म्स के बारे में, क्योंकि जब हम एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जब हम आज़ाद हुए थे उसके बाद 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुए। 5 ईयर प्लान स्टार्ट होने के बाद अब हम ये देखेंगे कि 1950 से लेकर 1990 तक हमने किन किन चीज़ों में रिफॉर्म किया, कैसे कैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया। तो उससे पहले मैंने आपको एग्रीकल्चर सेक्टर करा दिया था, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म हुए थे, क्या क्या चेंजेस हुए थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप उनको जाकर देखिए। आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या कंडीशन थी, क्योंकि हमें पता है कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारा जो इंडस्ट्रियल जो सेक्टर था वो काफ़ी अच्छा था। मतलब ठीक है, काफ़ी इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं थी हमारी, बट फिर भी जो भी हमारा व्यापार था, जो भी हमारा ट्रेड था, अच्छी खासी हमारी हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्री थी, या फिर हम सिल्क, कॉटन, इन सब की बात करें तो हमारी काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता था दूसरे देशों से। तो इंडस्ट्रीज़ को लेकर क्या क्या हुआ था, क्योंकि ब्रिटिशर ऑलमोस्ट हमारा सारा इंडस्ट्री जो थी, जो छोटी मोटी भी थी, उनको भी सब बेकार कर रहे थे। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को तो उन्होंने ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया था। तो इंडस्ट्रीज़ को हमने फिर दोबारा से कैसे रिफॉर्म किया 1950 से 1990 के बीच में, तो देखते हैं यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिफॉर्म। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म में सबसे पहले हमें दे रखा है, इट वॉज नेसेसरी फॉर द इकोनॉमी एंड मॉनेटरी प्रोस्पैरिटी। ये जो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म था, देखिए हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में चाहे हम कितना भी रिफॉर्म कर लें, एग्रीकल्चर सेक्टर से हम अपने ग्रेन्स और जो हमारी क्रॉप्स हैं उनकी तो पूर्ति कर सकते हैं, अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, तो देखिए हमें जितना पैसा अपने देश को डेवलप करने के लिए चाहिए था, कंट्री को डेवलप करने के लिए चाहिए था, उतना एग्रीकल्चर सेक्टर से पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पर अगर हमें अपने देश को वापस से दोबारा से उतना प्रोस्पेरस बनाना था तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत थी, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म की ज़रूरत थी। क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर से थोड़ा बहुत पैसा तो आ सकता है, बट इतना पैसा नहीं आता कि जिससे हम अपने पूरे देश को आगे डेवलप कर सके। तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत थी, इंडस्ट्रीज की। क्यों जरूरी था, फॉर द इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी प्रोस्पेरिटी। हमारी इकोनॉमी को एक तरीके से प्रोस्पेरस बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए, और पैसे से भी समृद्ध होने के लिए हमें किसकी जरूरत थी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की। उसके बाद इट प्रोवाइड मोर स्टेबल सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और भी बहुत सारे इसके फायदे थे, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग ज़्यादातर, हमारा जो एक लार्जेस्ट पार्ट ऑफ पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करता था। बट अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर अगर आप देखें तो लोगों को सीजनेबल वर्क मिलता था। मतलब जब क्रॉप का काम होता था, कल्टीवेशन का या सोइंग का, हार्वेस्टिंग का, तब लोगों को काम मिलता था। बट उस पीरियड में जब मतलब उन्होंने सोइंग कर दी, और सोइंग और हार्वेस्टिंग के बीच में वो क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, अनएम्प्लॉयड है ना। तो वहाँ पर क्या था, वहाँ पर एक तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट भी था। लोगों को ठीक है एम्प्लॉयमेंट मिलता तो था, बट वो एक परमानेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। बट यहाँ पर अगर आप इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको मोर स्टेबल सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलता है। उसके बाद आपको दे रखा है प्रमोट मॉडर्नाइजेशन। ये मॉडर्नाइजेशन प्रमोट करेगा, मतलब हमारे कंट्री में अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आएंगी, हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो क्या करेंगी, वो आगे की तरफ मॉडर्नाइज होंगी। क्योंकि हम जब इस तरीके से अपनी इंडस्ट्रीज को ग्रोथ करेंगे तो इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के लिए हमें कैपिटल गुड्स चाहिए, और जितने ज़्यादा कैपिटल गुड्स हमारे आएंगे उतनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आएंगी, और हम आगे की तरफ अपनी जो इकोनॉमी है, अपनी जो कंट्री है उसको मॉडर्नाइज कर पाएंगे। इवन एग्रीकल्चर सेक्टर को भी हम इससे मॉडर्नाइज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम आज के टाइम में देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडस्ट्रीज के थ्रू आ रही हैं, जैसे कि मशीनरीज हैं, ट्रैक्टर्स हैं, या फिर थ्रेशिंग मशीन है, उसके बाद कल्टीवेशन मशीन, मतलब हर तरीके की मशीन आ गई है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को भी एक तरीके से मॉडर्नाइज हम इंडस्ट्रीज के थ्रू ही कर सकते थे। उसके बाद आपका आता है बूस्ट ग्रोथ पोटेंशियल। भाई अपनी जो हमारी ग्रोथ पोटेंशियल था उसको बूस्टअप देने के लिए, स्पीड देने के लिए, क्योंकि अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड रहे तो हम इतना स्पीडली ग्रोथ नहीं कर सकते। तो उस ग्रोथ को एक बूस्टअप देने के लिए, मतलब एक स्पीड देने के लिए हमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। उसके बाद है इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। सिंपल सी बात है भाई, जब हम इंडस्ट्रीज डेवलप करेंगे तो वहाँ पर हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, अच्छी क्वालिटी में होगा, अच्छी क्वांटिटी में होगा, जिससे हम एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, और एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा तो हमारी नेशनल इनकम भी बढ़ेगी। तो ये सारे रीजन थे इंडस्ट्री सेक्टर को रिफॉर्म करने के या उसको दोबारा से बिल्डअप करने के। तो अब यहाँ पर सबसे पहले आता है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द गवर्नमेंट वाज कंसीडर्ड एसेंशियल इन
इन व्यू ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स। पहली बात, जब हम आज़ाद हुए थे तो उस टाइम पर हमारे देश की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि वो इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए इतना सारा पैसा ला सके। मतलब यहाँ पर देश की नहीं, प्रॉपर अगर मैं बात करूँ प्राइवेटाइजेशन की, क्योंकि नॉर्मली जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वो काफ़ी अच्छा काम करके देते हैं। बट अगर हम तब की बात करें जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, तो इंडिपेंडेंसी के टाइम पर सिर्फ टाटा और रतन टाटा की एक ऐसी फैमिली थी जो काफ़ी अच्छे मतलब अच्छी फैमिली मानी जाती थी इंडस्ट्रियल सेक्टर में। बट वो सिर्फ एक फैमिली, और यहाँ पर पूरा कंट्री की बात हो रही है, तो क्या हम उनके बेस पर पूरे देश में इंडस्ट्री सेटअप कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। इवन उन लोगों के पास भी इतना पैसा नहीं था जिससे हम अपने पूरे देश में, पूरी कंट्री में, पूरी इंडिया में इंडस्ट्रीज को सेटअप कर सके। क्योंकि यहाँ पर जब ब्रिटिशर्स गए थे, जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, तो इंडस्ट्रीज की कंडीशन बहुत ही खराब थी। मतलब ऑलमोस्ट वो हमारी सारी इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय करके चले गए थे। तो ऑलमोस्ट हमें दोबारा से ग्रो अप करना था, हमें दोबारा से सब कुछ सेटअप करना था। और ऑब्वियस सी बात है, जब हम किसी चीज़ को दोबारा से सेटअप करते हैं, क्योंकि देखिए इंडस्ट्रीज को डेवलप करना इतना आसान नहीं है। सबसे पहली बात, आपको उसके लिए पैसा चाहिए। उसके बाद इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए दूसरी मेन चीज़ है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा इंडस्ट्रीज भी डेवलप नहीं कर सकती। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट थे कि भाई इंडस्ट्रीज डेवलप करनी है तो सबसे मेन चीज़ क्या है? पैसा। ठीक है, अब पैसा हम कहाँ से लाएं? किसी भी प्राइवेट पर्सन के पास या प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा नहीं था कि उससे लेकर या उसके बेस पर हम ये कर सके। और इसका दूसरा भी पॉइंट ऑफ व्यू था, हमारी गवर्नमेंट चाहती थी कि अब अगर हम डेवलपमेंट करें तो ऐसा ना हो कि अमीर अमीर होता चला जाए और गरीब गरीब होता चला जाए। गवर्नमेंट ये चाहती थी जितना भी अब डेवलपमेंट हो, जितना भी हमारा रिफॉर्म हो, वो सब गवर्नमेंट के अंडर हो, ताकि एक जो हमारा आता है इक्वालिटी, वो सबके बीच में हो सके। हर इंसान के पास बराबर बराबर जो वेल्थ है वो हो सके। और दूसरी बात, जब गवर्नमेंट ये सब अपने अंडर करेगी, गवर्नमेंट जब ये सारी चीज़ें अपने सामने या अपने हाथों से करती है, तो गवर्नमेंट का यहाँ पर मेन एम था अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, इंडस्ट्रीज को डेवलप करना। और अगर यही चीज़ हम प्राइवेट सेक्टर को दे देते तो प्राइवेट सेक्टर क्या करता? प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मैक्सिमाइज तो करता, बट क्या वो प्रॉफिट देश की डेवलपमेंट में लगाता? ऑब्वियस सी बात है, नहीं लगाता। वो सारा प्रॉफिट अपने पॉकेट्स में रखता। ठीक है, तो इन्हीं कुछ फैक्टर्स की वजह से क्या था, ये हमारा जो गवर्नमेंट सेक्टर है या जो हमारा पब्लिक सेक्टर है, इन्होंने इंडस्ट्रीज को डेवलप करने का या इंडस्ट्रीज में पार्टिसिपेट करने का, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करने का एक जो डिसीजन है वो लिया। तो यहाँ पर देखते हैं, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द गवर्नमेंट वाज कंसीडर्ड एसेंशियल इन द व्यू ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स। ये कह रहा है इन कुछ फॉलोइंग फैक्टर्स की वजह से जो हमारी गवर्नमेंट है उसका डायरेक्ट पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी हो गया था इंडस्ट्रियल रिफॉर्म में। ऐसे कौन कौन से पॉइंट ऑफ व्यू थे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले है लैक ऑफ कैपिटल। अभी मैंने आपको बताया लैक ऑफ कैपिटल मतलब पूंजी की कमी होना। हमारे यहाँ एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऐसा कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं था कि, या फिर एक आध को छोड़ के, जैसे कि रतन टाटा, इनको छोड़कर ऐसा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं था कि जिसके बेस पर हम उनसे कैपिटल लेकर या फिर और इंडस्ट्रीज को सेटअप कर सके। तो यहाँ पर लैक ऑफ कैपिटल, कैपिटल की बहुत कमी थी, इसीलिए गवर्नमेंट ने या प्राइवेट सेक्टर ने खुद को आगे रखा। उसके बाद है यहाँ पर लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्ट। अब इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही लो इंड्यूसमेंट, मतलब लोगों को अगर आप बुलाओगे भी या प्राइवेट सेक्टर को अगर आप बुलाओगे भी, तो प्राइवेट सेक्टर कहाँ काम करेगा? प्राइवेट सेक्टर सिर्फ वहाँ काम करता है जहाँ उसे प्रॉफिट ज़्यादा दिखता है। अब यहाँ पर जब हम आज़ाद हुए थे, लोगों के पास इतनी इनकम ही नहीं थी कि वो इंडस्ट्रीज में अपना पैसा लगा सके। और दूसरी बात, जब इंसान के पास इनकम नहीं होती तो वो डिमांड भी नहीं करता। अच्छा देखो, लो इनकम होगी तो लो डिमांड होगी, लो डिमांड होगी तो मार्केट का जो क्राइटेरिया है बहुत ही लिमिटेड होगा, और लिमिटेड होगा तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए कोई पर्सन आए क्यों। या फिर आपको अगर मैं कहती हूँ आप एक इन्वेस्टर हो, क्या आप ऐसी मार्केट में पैसा लगाना चाहोगे जहां पर मतलब बहुत कम लोग हो?
या फिर जहाँ पर जो ट्रांजेक्शन है वो ना के बराबर होती हो। ऑब्वियस सी बात है, हम ऐसी मार्केट में पैसा लगाना चाहेंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, जहाँ पर हमें लगे कि हाँ डिमांड बहुत ज़्यादा है ना। तो बस यही बात है, यहाँ पर जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो लोगों के पास लो इनकम थी इसलिए लो डिमांड थी। इसी की वजह से जो हमारा मार्केट क्राइटेरिया था, जो इंडस्ट्रियल क्राइटेरिया था, वो बहुत ही लिमिटेड था, जिसकी वजह से कोई भी प्राइवेट सेक्टर इसमें पैसा लगाने में इंटरेस्टेड नहीं था। उसके बाद आपका दे रखा है ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। ग्रोथ विद सोशल जस्टिस मतलब अब गवर्नमेंट ये चाहती थी कि भाई दूसरे वाले पॉइंट में तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को कुछ इंड्यूसमेंट, कुछ ऐसा लालच नहीं मिल रहा था जिससे वो ले आकर अपना पैसा इन्वेस्ट करे। तो उसके बाद था, इसीलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर सारा पैसा लगाया या सारे अपने जितने भी इंडस्ट्रियल रिफॉर्म है अपने अंडर करी है। उसके बाद है आपका ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। अब गवर्नमेंट चाहती थी कि ग्रोथ भी हो और सोशल जस्टिस भी हो, लोगों की भलाई भी हो। तो वो कैसे पॉसिबल है? वो तो भाई तभी पॉसिबल है जब वो गवर्नमेंट सारे सेक्टर अपने अंडर ले, क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर आपने कर दिया तो प्राइवेट सेक्टर सिर्फ अपनी पॉकेट्स भरेगा, जो भी वेल्थ आएगी सिर्फ एक लिमिटेड हैंड्स में रेस्ट्रिक्टेड होकर रह जाएगी। वो लोग उस पैसे को कंट्री के डेवलपमेंट में या सोशल जस्टिस में नहीं लगाएंगे। तो गवर्नमेंट का कहना था कि भाई ग्रोथ भी हो और सोशल जस्टिस भी हो, इसके लिए गवर्नमेंट को आगे आना पड़ा। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद वही बात आ गई, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई अगर प्राइवेट सेक्टर काम करता है तो वो अपने पॉकेट्स में सारा पैसा रखेगा, वो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा नहीं लगाएगा। जबकि यहाँ पर गवर्नमेंट चाहती थी कि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट करे। क्यों? ताकि हमारी इंडस्ट्रीज अच्छे से अच्छा सेटअप कर सके और अच्छे से अच्छा रन कर सके। तो ये कुछ ऐसे रीजन थे जिसकी वजह से गवर्नमेंट को डायरेक्ट आना पड़ा सामने। गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म जो भी होगा हम उसमें जो टोटली होल्ड है, पूरा का पूरा होल्ड है, वो किसका रहेगा? पब्लिक सेक्टर का रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं, अब गवर्नमेंट ने क्या निकाला? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन में ये क्लियर हो गया था कि सारा का सारा होल्ड किसका रहने वाला है? गवर्नमेंट का या फिर हमारा पब्लिक सेक्टर का। इसको हम IPR 1956 के नाम से भी जानते हैं। 1956 में इसे एक तरीके से लाया गया था, तो यहाँ पर इसका पूरा नाम यही लिया जाता है IPR 1956। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी बनते हैं, तो ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। उसके बाद है आपका रोड मैप ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान। ये जो हमारा IPR था, अगर आप याद करें तो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था 51 से 56 के बीच में, ठीक है। जैसे ही 56 खत्म हुआ तो हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान आ गया। सेकेंड 5 ईयर प्लान का जो रोड मैप था वो यही था। सेकेंड 5 ईयर प्लान का हमारा मेन मोटिव था इंडस्ट्रीज को सेटअप करना। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में तो हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को देख लिया। सेकेंड 5 ईयर प्लान में अब हमने क्या काम करना था? इंडस्ट्रीज का सेटअप करना था, क्योंकि भाई हमें मॉनेटरी प्रोस्पेरिटी वहीं से मिलनी थी और इकोनॉमी डेवलप भी उसी से होती। Then also it was a milestone of achieving growth and social justice। और ये हमारे लिए एक milestone था achieving growth and social justice, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते थे? ग्रोथ भी कर सकते थे और सोशल जस्टिस, लोगों की भलाई भी कर सकते थे। क्योंकि देखिए बहुत सिंपल है, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री होंगी उतना ज़्यादा सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा, जितना ज़्यादा सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड उतना अच्छा होगा, और हमारे यहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है या नेशनल इनकम है वो भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। उसके बाद हम बात करते हैं अब इसके कौन से एलिमेंट्स थे, मेन एलिमेंट्स थे इसके। देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ IPR 1956। तो सबसे पहला एलिमेंट था 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इन्होंने क्या किया? सबसे पहले आके इंडस्ट्रीज को 3-fold में डिवाइड कर दिया, मतलब 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। इन्होंने क्या कहा? सबसे पहले सेक्शन में सिर्फ गवर्नमेंट काम करेगी। अब गवर्नमेंट किन सेक्शन में काम करेगी? गवर्नमेंट ने कहा जो इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश करी गई है या डेवलप करी गई हैं, किसके द्वारा? वो इंडस्ट्रीज जो गवर्नमेंट के द्वारा एस्टैब्लिश करी गई हैं या फिर डेवलप करी गई हैं एक्सक्लूसिवली, अभी जिन्हें गवर्नमेंट सेक्टर ने डेवलप किया है एज अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस एंड रेलवे, ये गवर्नमेंट के द्वारा ही क्या करी गई थी? एस्टैब्लिश करी गई थी और एक्सक्लूसिवली डेवलप करी गई थी, एक्सक्लूसिवली। क्योंकि देखिए रेलवे तो पहले ब्रिटिशर्स हमें देकर गए थे, एस्टैब्लिशमेंट उसका काफी पहले हो गया था, बट उसे बाद में डेवलप किसने किया? हमारी गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट ने साफ कह दिया कि भाई जो इंडस्ट्रीज हमारे द्वारा एस्टैब्लिश करी जा रही हैं या हमारे द्वारा जो बाद में एक्सक्लूसिवली जिनका डेवलपमेंट हो रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट काम करेगी, प्राइवेट सेक्टर उसमें किसी भी तरीके से एंटर नहीं करेगा। ठीक है, ये तो थी फर्स्ट सेक्शन की। सेकंड सेक्शन में आता है पब्लिक एंड प्राइवेट बोथ।
सेकंड सेक्शन में जो इंडस्ट्रीज थी उसमें ठीक है गवर्नमेंट ने कह दिया कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और इसमें इन्होंने एक कंडीशन लगा दी, इन्होंने कहा बट प्राइवेट सेक्टर प्ले ओनली अ सेकेंडरी रोल। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर के साथ मिलकर काम कर सकता है बट प्राइवेट सेक्टर सेकेंडरी रोल करेगा, सारा का सारा कंट्रोल किसका होगा, पब्लिक सेक्टर का। ठीक है, मतलब सारा मैनेजमेंट सारा कंट्रोल किसके अंडर रहेगा, गवर्नमेंट के अंदर। आप पब्लिक सेक्टर से पूछे बिना प्राइवेट सेक्टर अपने आप कोई काम नहीं कर सकता। ठीक है, इसके बाद कंट्रोल बाय पब्लिक सेक्टर, मतलब पब्लिक सेक्टर के द्वारा पूरा कंट्रोल किया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर काम तो करेगा बट उसका सेकेंडरी रोल होगा, मेन रोल किसका होगा, पब्लिक सेक्टर का। उसके बाद जैसे कि लाइक फर्टिलाइजर एंड माइनिंग इंडस्ट्री, जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री थी, माइनिंग इंडस्ट्री थी, ये सब हमारा सेकंड सेक्टर में आ गया। अब बात करते हैं थर्ड सेक्टर की। अब इनको छोड़कर गवर्नमेंट वाली अपनी इंडस्ट्रीज को छोड़कर और प्राइवेट और पब्लिक बोथ इन वाली इंडस्ट्रीज को छोड़कर जो भी थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज बची, रिमेनिंग इंडस्ट्रीज फॉर प्राइवेट सेक्टर। अब जो भी थोड़ी बहुत इंडस्ट्री बची थी वो किसको दे दी गई, प्राइवेट सेक्टर को। ठीक है, अब इनको छोड़कर आपकी जो भी इंडस्ट्री बचती है वो आप ले सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। उसके बाद अच्छा, अब यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर, अब यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा, एक तरीके से आप कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा निराश था। क्यों था, क्योंकि ज्यादातर जो इंडस्ट्री थी वो किसने ले ली थी, पब्लिक सेक्टर ने। होल्ड किसका था, पब्लिक सेक्टर का था। चलिए ठीक है, अब सेकंड नंबर पे उन्होंने जो सेकंड एलिमेंट था वो था इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग क्या है, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का मतलब ये एक रिटन परमिशन है फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर ओपनिंग और फॉर एक्सपेंडिंग एंड इंडस्ट्रियल यूनिट। पहली बात तो गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को कहा कि भाई जो बची कुची है वो आप ले लो। ठीक है, अब उसके बाद भी यहाँ पर लाइसेंस दे दिया, इंडस्ट्रियल लाइसेंस, कि प्राइवेट सेक्टर अगर कोई इंडस्ट्री सेटअप करता है तो उसे गवर्नमेंट से एक रिटन परमिशन लेनी पड़ेगी, दैट इज नोन एज इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर कोई अपनी इंडस्ट्री प्राइवेटली खोलना चाहता है या फिर उसकी ऑलरेडी कोई इंडस्ट्री है वो उसे बढ़ाना चाहता है, एक्सपेंड करना चाहता है, तो इवन एक्सपेंडिंग के लिए भी उसे गवर्नमेंट से रिटन परमिशन या इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद थर्ड वाले में उसने क्या कहा, थर्ड वाले ने गवर्नमेंट ने कह दिया इंडस्ट्रियल कंसेशन। अब देखिए इंडस्ट्रियल कंसेशन इन्होंने क्यों दिया, एक तरीके से पूरी पॉलिसी थी। इन्होंने क्या किया, देखिए फर्स्ट वाले में इन्होंने ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्रीज अपने पास रखी पब्लिक सेक्टर के पास। सेकंड वाले में इन्होंने क्या किया, जो बची कुची इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर को दी भी गई थी उसके लिए भी इन्होंने लाइसेंस इशू कर दिया कि मतलब गवर्नमेंट की परमिशन के बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते, इंडस्ट्रीज तो छोड़ो आप उन्हें एक्सपेंड भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर था वो बहुत ही ज्यादा डिस्करेज हो गया था, मतलब वो काम करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट, क्योंकि इतने सारे लिमिटेशन लग गए थे। पहली बात तो इंडस्ट्री इतनी गिनी चुनी दी गई, उसके बाद गिनी चुनी इंडस्ट्री देने के बाद अब बात पे लाइसेंस, भाई इंडस्ट्री खोलोगे तो लाइसेंस, यहाँ पर एक्सपेंडिंग करोगे तो लाइसेंस, बाहर से कुछ इंपोर्ट कर रहे हो तो लाइसेंस। तो यहाँ पर क्या था, जो प्राइवेट इंडस्ट्री सेक्टर थे वो काम करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे, तो उनको इंटरेस्टेड करने के लिए यहाँ पर फिर थर्ड पॉइंट दिया गया, थर्ड एलिमेंट दिया गया इंडस्ट्रियल कंसेशन। अब यहाँ पर क्या किया गया, फिर प्राइवेट सेक्टर को, क्योंकि भाई गवर्नमेंट को भी पता है कि भाई जब तक प्राइवेट सेक्टर काम नहीं करेगी हम इतना अच्छा प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडस्ट्रियल कंसेशन किया। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने उनको लालच देना स्टार्ट किया, इंसेंटिव देना स्टार्ट किया, क्योंकि गवर्नमेंट जब भी इंडस्ट्रीज अपनी सेटअप करती है वो आउटर एरिया में सेटअप करती है। ठीक है, अब आउटर एरिया में जो गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री सेटअप करी वहां से आउटर एरिया का तो डेवलपमेंट हो गया, बट अंदर के एरिया का क्या, अब वहाँ पर अंदर के एरिया जो रेजिडेंशियल एरिया हैं, गांव देहात के एरिया हैं, हिली एरियाज है, बैकवर्ड एरियाज है, वहाँ पर भी तो इंडस्ट्री सेटअप होना जरूरी है, वरना वहाँ का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने मतलब दोनों तरफ से सोचा कि ऐसे एरियाज का डेवलपमेंट भी हो जाए और हमारे प्राइवेट सेक्टर जो भी थोड़े से डिस्करेज हो रहे हैं, जो थोड़े से अभी डीमोटिवेटेड हो रहे हैं, उनको भी एक मोटिवेशन मिले। तो गवर्नमेंट ने निकाला इंडस्ट्रियल कंसेशन। उन्होंने कहा, उन्होंने कुछ लालच दिए हमारे प्राइवेट सेक्टर को, इंसेंटिव लाइक टैक्स हॉलीडे। उन्होंने कहा आपको टैक्स हॉलीडे दिया जाएगा एंड सब्सिडीज पावर सप्लाई, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी जो पावर सप्लाई है उस पर आपको सब्सिडी दी जाएगी, मतलब आपका जो भी आप बिल दोगे उस पर आपको कुछ रिटर्न किया जाएगा। उसके बाद टैक्स हॉलीडे का मतलब आप अगर किसी बैकवर्ड एरिया में, रूरल एरिया में, हिली एरिया में अगर कोई इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो वहां पर आपको कुछ टाइम तक, आई थिंक 5 ईयर होता है, तो 5 ईयर तक आपको कोई टैक्स पे
नहीं करना, ठीक है। तो ऐसे कुछ वहाँ पर इंसेंटिव्स दिए गए, जो लेबर लॉज आपको इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करने, या फिर आपको वहाँ पर जो भी रॉ मटेरियल है या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी है वो बेटर रेट पर प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ऐसे कुछ कई तरीके के इंसेंटिव्स दिए ताकि हमारे जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश कर सके, कहाँ पर, बैकवर्ड एरियाज में। इससे क्या हुआ, इससे जो हमारे प्राइवेट सेक्टर थे वो भी थोड़ा सा मोटिवेटेड हुए काम करने में, उन्हें थोड़ा इंटरेस्ट आया, और जो बैकवर्ड एरियाज थे हमारे उनमें भी डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये जो IPR इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा क्योंकि इंडस्ट्रियल रिफॉर्म में सबसे मेन आपका यही है। क्लियर? सो दिस इज इट फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।